बहुत सारे लोग मुझसे रिलेशनशिप से जुड़े सवाल पूछते हैं। वो मुझसे पूछते हैं अलग अलग समस्याओं में किस तरीके से हम डील कर सकते हैं, समस्याओं को सुलझा सकते हैं। कुछ दिनों पहले मेरी एक सहेली ने मुझसे पूछा, लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम्हें अपने पुराने सेल्फ को, अपने यंगर सेल्फ को, 20 साल की तुमको कोई रिलेशनशिप एडवाइस देनी होती तो तुम अपने आप को क्या रिलेशनशिप एडवाइस देती? सवाल बहुत ही रोचक था। मैंने ये सोचा कि हाँ, सच में ऐसे कौन से रूल्स हैं जो जवान लोगों को, यंग लोगों को फॉलो करने चाहिए इसके पहले कि वो रिलेशनशिप में आगे बढ़े। अगर जवाब जानना चाहते हैं, रूल्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो है एब्सेंस ऑफ अ स्ट्रैटेजी। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपके पास स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप अपना करियर चूज़ करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि 10th या 12th की मार्कशीट लेके बस आप किसी भी रैंडम कॉलेज में चले गए, किसी भी कॉलेज का नाम आपको अच्छा लगा या फिर वहाँ के क्राउड आपको पसंद आई तो इसलिए आप वहाँ पे चले गए और एडमिशन ले लिया। अगर आप बुद्धिमान हैं तो मैं आशा करती हूँ आप ऐसा नहीं करते। जब हमें नौकरी चुननी हो तब भी हम चाहते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस हो, तब भी हम चाहते हैं हम एक ऐसी नौकरी चुनें जो हमें लॉन्ग टर्म में ग्रो करने के लिए मदद करे। ठीक उसी तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब आप एक पार्टनर चुन रहे हो तब भी आपके पास एक स्ट्रैटेजी हो। स्ट्रैटेजी जो आपको तय करने में मदद करे आपको किस तरीके का पार्टनर चाहिए। हम जब भी किसी नए इंसान से आकर्षित हो जाते हैं, हम में से कई सारे लोग सिर्फ उसके रूप और अन्य महान या बड़े गुणों के ऊपर ही आकर्षित हो जाते हैं। एक हेलो इफ़ेक्ट हो जाता है। उनके एक दो गुणों को देखकर हमें लगता है ये पूरा का पूरा इंसान ही अच्छा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास पहले से एक स्ट्रैटेजी तय ही नहीं थी। जो भी हमारे हॉर्मोन्स ने हमको कहा कि अच्छा है, हमने बस उस चीज़ को पसंद कर लिया। जिनकी फ़िज़ीक अच्छी है उनके पास डाइट की स्ट्रैटेजी होती है, एक्सरसाइज की स्ट्रैटेजी होती है। तो क्या रिलेशनशिप में स्ट्रैटेजी बनना सही नहीं है? ऑफ कोर्स, रिलेशनशिप में भी स्ट्रैटेजी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? स्ट्रैटेजी का मतलब ये कि आप अपने पार्टनर के साथ किस तरीके का समय बिताना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म किस तरीके के गोल्स रखते हैं। क्या आप लॉन्ग टर्म में किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेटल होना चाहते हैं, किसी सेकंड टायर सिटी में सेटल होना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं? आप फैमिली प्लानिंग के ऊपर क्या विचार रखते हैं? आप दोनों की फैमिलीज़ में कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है? कल्चरल सिमिलैरिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में सुखमय रखने के लिए। ऐसा नहीं है कि जब लोग एक ही कम्युनिटी के हो तब 100% उनकी शादी में सक्सेस ही होता है, लेकिन फिर भी दोनों परिवारों के बीच कल्चरल सिमिलैरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल्चर रिलीजन नहीं है, कल्चर कास्ट नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए कि कल्चर है खान पान में सिमिलैरिटी, पॉलिटिकल ओपिनियंस में सिमिलैरिटी, जिस तरीके से आप पैसे खर्च करते हैं उसमें सिमिलैरिटी, आप किस तरीके से लोगों के साथ मेल मिलाप रखते हैं उसमें सिमिलैरिटीज़। ये सारा सब कुछ आके मिलके कल्चर बनता है। आपका एंटरटेनमेंट स्टाइल क्या है, इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, आप कौन से पॉलिटिकल व्यूज़ रखते हैं, ये सब कुछ मिलके बनता है आपका कल्चर। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है कल्चर। उसको डिफ़ाइन करने के लिए तो एक और वीडियो बना लेना चाहिए। लेकिन याद रखिए, आप रिलेशनशिप में क्या क्या चाहते हैं उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाइए। ये भी क्लियर हो जाइए कि इन सब चीज़ों को पाने के लिए आपको क्या क्या देना पड़ेगा। एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट माय फ्रेंड। हर चीज़ की कीमत होती है। इसलिए समझिए कि आपको अगर रिलेशनशिप में कुछ चाहिए तो ये रिलेशनशिप है, यानी कि कुछ दो कुछ लो, एक हाथ दे एक हाथ ले। इसलिए आपको क्या क्या देना पड़ेगा उसको लेके भी क्लैरिटी बना लीजिए। आप क्या दे सकते हैं, आप क्या नहीं दे सकते, इन सारी चीज़ों पे क्लैरिटी बना लीजिए।
हो सकता है आपको किसी मनचाहे पार्टनर को टाटा बाय बाय करना पड़े, लेकिन शायद ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा ही होगा। मेरी कही हुई बात को पत्थर की लकीर मत समझिए, लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी मदद करेंगे। एक और गलती जो यंग लोग करते हैं वो है क्राउड को फॉलो करना। दूसरे लोग अगर इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो हम इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, दूसरे लोग शराब पी रहे हैं पार्टी में तो हम शराब पी रहे हैं पार्टी में, दूसरे लोग स्मोक कर रहे हैं तो हम भी स्मोक कर रहे हैं। इसमें हो ये रहा है कि आपकी आइडेंटिटी खो रही है, आपके जो पर्सनल वैल्यूज़ है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको अपने वैल्यूज़ को दूसरों के सामने प्रस्तुत करके रखना चाहिए। किस तरीके से? अपने व्यवहार से। देखिए, आपके व्यवहार से ये स्पष्ट होना चाहिए कि आप कौन से तरीके के वैल्यूज़ को अहमियत देते हैं। क्या आप पेरेंट्स के प्रति आज्ञाकारी बनने को अहमियत देते हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाने को अहमियत देते हैं? क्या आप मेहनत करने को अहमियत देते हैं? क्या आप ईमानदारी को अहमियत देते हैं? जो भी चीज़ें आपके कैरेक्टरिस्टिक्स का हिस्सा है, आपके वैल्यूज़ का हिस्सा है, उसे अपने बिहेवियर से बढ़ चढ़ के प्रदर्शित कीजिए। जब आपके वैल्यूज़ दूसरों को समझ आने लगेंगे, तब आप देखेंगे कि लोग आपको क्राउड से अलग पाएंगे। तब आप देखेंगे कि जब लोग किसी क्राउड को देख रहे हैं, उसमें आपको देखने पर आप क्राउड में खो नहीं जाएंगे, लोगों के लिए आप स्टैंड आउट करेंगे, लोगों के लिए आप यूनिक होंगे। इससे आपका चुने जाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आंखें बंद करके दूसरों को फॉलो मत कीजिए क्योंकि आप एक ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं। ध्यान रखिए कि आपके पर्सनल वैल्यूज़ क्या है। अपने वैल्यूज़ को अपने व्यवहार से दूसरों के सामने रखिए। आप ऑटोमेटिकली अपने वैल्यूज़ को पसंद करने वाले लोगों को आकर्षित करेंगे। मेरी एक पर्सनल आदत जो बचपन से मेरे साथ रही है और जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी महसूस करती हूँ, वो है हर्ड को फॉलो नहीं करना। यानी कि जो चीज़ दूसरे कर रहे हैं वो मैं डेफिनेटली नहीं करना चाहूँगी। यानी कि अगर दूसरे सारे लोग सोच रहे हैं कि हम क्लास बंक करके पिक्चर देखने जाएंगे, तो उस दिन तो मुझे पिक्चर देखने डेफिनेटली नहीं जाना है। अगर दूसरे लोगों ने साड़ियाँ पहनना ख़त्म कर दिया है, बंद कर दिया है, तो मैं डेफिनेटली साड़ी को स्टिक करूँगी। दूसरे लोग जिस चीज़ को फॉलो नहीं करते, जिन वैल्यूज़ को फॉलो नहीं करते, मैं सोचने की कोशिश करती हूँ कि क्या है उसमें स्पेशल बात जिसकी वजह से मुझे वो काम करना चाहिए। कॉमन बने रहने से मुझे थोड़ी बहुत चिढ़ है, इसलिए मैं आपको भी यही एनकरेज करूँगी कि अपनी यूनिक आइडेंटिटी को बाहर आने दीजिए। कॉमन मत बने रहिए, अपने शर्तों पे ज़िंदगी को जीने की कोशिश कीजिए। आखिरी इम्पॉर्टेंट गलती जो यंग लोग करते हैं वो है सिर्फ अपने उम्र के दोस्त बनाना। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट दिखें, ऐसा लगे कि आप ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, आप में मैच्योरिटी है, तो आपको अपने से बड़े उम्र के लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। यस, दोस्ती करनी चाहिए अपने किसी अंकल से, किसी बड़े कज़न से जो अच्छा काम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो व्यवसाय चला रहे हैं खुद का, जो 15-20 लोगों का वेतन देते हैं। इसलिए अचीवर्स के साथ दोस्ती करने की कोशिश कीजिए जिनकी उम्र आपसे ज़्यादा हो। मेरी ऐसी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो मेरी मम्मी की उम्र की हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहती वो मेरी आंटी है, मैं उनको नाम से बुलाती हूँ और उन्हें महसूस कराती हूँ कि वो मेरी फ्रेंड्स है। वो भी मुझे अपनी दोस्त मानती है, अपनी बेटी या नीज़ इस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं देती। इससे होता ये है कि वो मुझसे अपना अनुभव आसानी से शेयर कर पाते हैं, उनके विचारों को भी वो बिना किसी फ़िल्टर लगाए मेरे साथ शेयर कर पाते हैं, और उनके साथ बात करते करते मेरे बात करने की क्वालिटी भी बढ़ जाती है। जिस तरीके के कंटेंट पे हम बात करते हैं, वो कंटेंट पे बात करने पे मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव हैड अ गुड कॉन्वर्सेशन। ऐसा महसूस होता है कि हाँ, हमने एक बुद्धिमान वार्तालाप किया, और एक अच्छे कॉन्वर्सेशन का क्या मोल लगाया जा सकता है। हम बुद्धिमान लोगों से बात करते करते ही जान सकते हैं कि ज़िंदगी में कौन से बड़े सवालों का जवाब हमें ढूंढना है।
हम बुद्धिमान लोगों से बात करके जान पाते हैं कि ज़िंदगी में कौन से बड़े चैलेंजेस के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। हमारे उम्र के दोस्त कई बार वो नहीं जानते जो हमसे बड़े उम्र के दोस्त जानते हैं। उनसे बात करके हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। यहाँ तक देखा है तो पसंद आया ही होगा, लाइक कीजिए। मुझे ये बताइए, इस रिलेशनशिप की नंबर 1 एडवाइस आप लोगों को क्या देते हैं? इसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस रोचक वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।